प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 में आपका स्वागत है। सबसे पहले पूछा जाता है कि धातु के गुण क्या होते हैं। सिंपल, आप 9th में भी पढ़ चुके हो। जैसे धातु में चमक पाई जाती है, धातुएं कठोर होती है, आघात वर्धनीयता पाई जाती है, सोना चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीय होता है। ये पूछा जाता है जैसे इसमें प्रश्न कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय कौन सी धातु है। तन्यता का गुण पाया जाता है, सर्वाधिक तन्यता का गुण सोने में पाया जाता है। 1 ग्राम सोने का यदि तार बनाया जाए तो वो 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ऊष्मा की चालक होती है, इसलिए बर्तन धातु के बनाए जाते हैं। ये पूछा जाता है कि बर्तन धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं, अधातु के क्यों नहीं बनाए जाते। क्योंकि धातु ऊष्मा की चालक होती है। विद्युत की सुचालक होती है, इसलिए विद्युत के तार धातु के बनाए जाते हैं। ध्वनिकता मतलब पीटने पर आवाज होती है, जिसे सोनोरस कहा जाता है। अब प्रश्न सोनोरस क्या होता है ये पूछा जाता है, का गुण पाया जाता है, तो ध्यान रखें। अतः स्कूल की घंटी धातु की बनाई जाती है। एग्जाम्पल आयरन, Fe, कॉपर, Cu, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, लेड, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये सभी धातु के उदाहरण है। अब प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, अपवाद वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब धातु में वो तो गुण है, लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं वो गुण से उलट गुण दर्शाते हैं, लेकिन होते हुए धातु है। जैसे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। कमरे के ताप पे धातु ठोस होती है, लेकिन कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी। कम गलनांक वाली धातु गैलियम और सीजियम, इसका गलनांक बहुत कम होता है, बाकी सबका बहुत अधिक होता है धातुओं का। सारी धातु जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, इतनी मुलायम होती है, कठोर नहीं होती। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु गोल्ड और सिल्वर, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते, किसी के साथ क्रिया नहीं करते। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई। प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय 3 धातु और अधातु में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने धातु के बारे में पढ़ा, अब हम अधातु के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति में अधातु जो भी तत्व है वो धातु की तुलना में बहुत कम पाए जाते हैं। मतलब अधिकांश धातु होते हैं, अधातु कम होते हैं। दूसरा, अधातु अधिकतर गैस और ठोस अवस्था में पाई जाती है। मतलब इसकी जो अवस्था होती है वो ठोस या गैस होगी। लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ये प्रश्न पूछा जाता है, उस अधातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उत्तर होगा ब्रोमीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे अधातु का नाम बताओ जो चमकीला है। कार्बन का अपरूप हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। कार्बन का एक दूसरा अपरूप ग्रेफाइट होता है जो विद्युत का सुचालक है। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। अधिकांश अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है। केवल ग्रेफाइट अधातु ऊष्मा का चालक है। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि वह अधातु जो ऊष्मा की चालक है, तो ग्रेफाइट उत्तर होगा। अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है। हीरे का गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं जो कार्बन का अपरूप है। ये आघात वर्धनीय तन्य नहीं होते, मतलब धातुओं के विपरीत गुण होते हैं। उदाहरण सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, आर्गन। धन्यवाद, सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय 3 धातु और अधातु में आपका स्वागत है। इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है कि धातु वायु में के साथ क्या अभिक्रिया करती है, धातु ऑक्सीजन के साथ क्या अभिक्रिया करती है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग सभी जो धातु होती है ये ऑक्सीजन से क्रिया कर संगत धातु ऑक्साइड बनेगी। मतलब कोई भी धातु ये वो खुला छोड़ने पर हवा में ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और धातु ऑक्साइड बनेगा। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण, कॉपर प्लस O2 2CO, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन से भी क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया। अब ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि अधिकांश धातु तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो सारी प्रकृति को। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड केवल ये 2 अपवाद है।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षार की दोनों प्रकृति दर्शाते हो। दोनों प्रकृति दर्शाने के कारण इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बस यही प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम धातु को केरोसिन में डुबो कर क्यों रखते हैं। तो हम जानते हैं कि सभी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन इनकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने की दर अलग अलग होती है। कोई हाथों हाथ खुला छोड़ती अभिक्रिया करता है, किसी को बहुत टाइम लगता है। तो सोडियम तथा पोटेशियम की जो अभिक्रिया ऑक्सीजन से करने की दर है वो बहुत अधिक है। अतः इन्हें खुला छोड़ने पर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते। जैसे इन्हें खुला छोड़ेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेगा। इससे बचने के लिए इसे केरोसिन में डुबो कर रखना पड़ता है। और कुछ इसमें पॉइंट है, जैसे गोल्ड और सिल्वर अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते। गोल्ड और सिल्वर ऑक्सीजन से अभिक्रिया बहुत कम करते हैं, जिस कारण इसके गहने बनाए जाते हैं। मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड आदि पूरी सतह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ये सब इनकी जो ऊपरी सतह होती है इनको हवा में छोड़ देने पर क्या करेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा और उसके बाद ये बनाना बंद कर लेता है, जिससे ये संसारित होने से बची रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के अध्याय 3 धातु और अधातु में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमने पढ़ा धातु किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा अधातु किसे कहते हैं, उसके बाद में हमने पढ़ा कि धातु ऑक्सीजन से कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो हमने पाया सोडियम और पोटेशियम बहुत तीव्र मतलब ज्यादा सक्रिय, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर वगैरह धीमी अभिक्रिया करते मतलब ये मध्यम क्रियाशील है, और सिल्वर और गोल्ड नहीं करते मतलब ये बहुत कम अभिक्रियाशील है। अब हम इसकी क्रियाशीलता को और गहराई में जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धातु जल से कैसे अभिक्रिया करते हैं। कुछ धातु जो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं वो जल के साथ धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जो ज्वलनशील होती है। कुछ धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर ले जो ज्यादा सक्रिय, जैसे सोडियम और पोटेशियम। मध्यम सक्रिय वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। और कुछ जो उससे भी कम क्रियाशील है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे। और उनसे कम क्रियाशील है वो किसी प्रकार के जल मतलब ठंडा, गर्म और भाप किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम जल में क्यों जलते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, और जब ये जल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, मतलब ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ये ऊष्मा हाइड्रोजन गैस को जलाने में सहायक होती है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम जल जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि कैल्शियम धातु जल पर क्यों तैरते हैं। अब जो ये कैल्शियम होता है ये सोडियम और पोटेशियम से कम क्रियाशील होता है। ये जल से अभिक्रिया करके ऊष्मा तो उत्पन्न करता है, लेकिन इतनी ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है कि हाइड्रोजन गैस को जला सके। तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है उस समय क्या करती है, कैल्शियम धातु की सतह में चिपक जाती है, इसके कारण कैल्शियम धातु तैरने लग जाता है। अब बात आती है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम कैल्शियम से थोड़ा कम क्रियाशील होता है, इसलिए ठंडे जल के साथ तो क्रिया नहीं करता, लेकिन गर्म जल के साथ क्रिया करके ऊष्मा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये ऊष्मा इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस को जला सके, इसलिए ये मैग्नीशियम को भी जल पे तैराता है। अब इनके बाद क्रियाशील होते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ये इनसे भी कम क्रियाशील होते हैं। ये ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करेंगे ना गर्म से, लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये सबसे कम क्रियाशील होते हैं। ये किसी प्रकार का जल मतलब गर्म, ठंडा और भाप किसी से अभिक्रिया नहीं करते। अगली है, इसका अर्थ क्या हुआ कि सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर कैल्शियम क्रियाशील है, उससे कम मैग्नीशियम है, उससे कम एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है, और उससे कम लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है। क्योंकि हम आगे ये क्रियाशीलता के बारे में पढ़ेंगे। धातु की अम्ल से अभिक्रिया, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो हम दूसरे पाठ में पढ़ चुके हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं, पर HNO3 अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते। अब इनकी क्रियाशीलता मैग्नीशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील, एल्यूमिनियम से ज्यादा है, एल्यूमिनियम से जिंक ज्यादा और जिंक से आयरन कम है। धन्यवाद, बने रहे। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 3 धातु और अधातु में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्वा रेजिया, रोल वाटर ऑफ लैटिन भी कहते हैं। ये क्या होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में बनाया जाता है। विलियन, एक्वा रेजिया विलियन कहलाता है। मतलब 3 लीटर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे और 1 लीटर सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेंगे, और इन दोनों को मिलाने से जो विलियन बनेगा उसे एक्वा रेजिया विलियन कहते हैं। अब इस विलियन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?
यदि हम सोने को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालें तो वो उसको गला नहीं सकता है। सोने को हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल में डालें तो भी सोना नहीं गलता। लेकिन इन दोनों को मिला के 3:1 में बनाए गए एक्वा रेजिया विलियन में सोना और प्लेटिनम दोनों गल जाते हैं। इसे एक्वा रेजिया विलियन कहते हैं। ये एक भभकता हुआ द्रव होता है, मतलब उबलता रहता है, और ये प्रबल संक्षारक होता है। अब बात करते हैं धातु लवण विलियनों की धातु से अभिक्रिया। एक धातु का लवण है, उसका विलियन है, और दूसरा उसमें धातु डालने पर क्या होगा। जब धातु लवण विलियन में कोई धातु डालते हैं तो यदि डाले जाने वाला धातु लवण विलियन के धातु से अधिक सक्रिय है तो उसको विस्थापित कर देगा, और कम सक्रिय है तो उसको विस्थापित नहीं करेगा। जैसे धातु ए है, इसको हमने बी धातु के विलियन में डाला, ए धातु बी से ज़्यादा सक्रिय था, तो ए ने बी को विस्थापित करके ए धातु का विलियन बन जाता है और बी वापस धातु के रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन है, उसमें हमने Fe धातु डाला। अब कॉपर से Fe ज़्यादा सक्रिय है तो FeSO4 बन गया और कॉपर विस्थापित हो गया। अर्थात Fe, Zn और Pb तीनों कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है। अब सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सभी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में व्यवस्थित श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में क्या होगा, सबसे ऊपर सबसे क्रियाशील, फिर उससे कम क्रियाशील, उससे कम क्रियाशील, मतलब अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। और इसमें से हर परीक्षा में एक सवाल पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु पोटेशियम के, उससे कम सोडियम, और पोटेशियम और सोडियम दोनों हवा में जल जाते हैं क्योंकि ज़्यादा सक्रिय पानी में जल जाते हैं। फिर इनसे कम कैल्शियम, ये हवा में तो नहीं जलता है और पानी की सतह पे नहीं जलता है, लेकिन पानी की सतह पे तैरता है। मैग्नीशियम उससे कम सक्रिय है, ये ठंडे पानी में तो नहीं तैरता लेकिन गर्म में तैरता है। इससे कम सक्रिय एल्यूमिनियम, जिंक और Fe है, उससे कम लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर मरकरी, और फिर सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड इतने कम सक्रिय है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते। इस सारणी से आपको लगभग एक बार एक सवाल पूछा जाता है। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें अगले टॉपिक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।
तो Fe+H2SO4 FeSO4 और हाइड्रोजन गैस बनेगी। प्रश्न 5वां है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखो। तो जिंक Zn होता है, आयरन सल्फेट होता है FeSO4। अब जिंक ज्यादा क्रियाशील है किससे? Fe से। तो ये क्या करेगा? जिंक Fe को विस्थापित करके विस्थापन अभिक्रिया होगी। जिंक आयरन से ज्यादा अभिक्रियाशील है, अतः ये विस्थापन अभिक्रिया होगी और आयरन सल्फेट से जिंक सल्फेट बनेगा और आयरन निक्षेपित होगा। अभिक्रिया क्या होगी? Zn प्लस FeSO4, इससे बनेगा क्या? ZnSO4 प्लस Fe। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और ज्ञान के लिए तब तक बने रहे हमारे साथ। कक्षा 10 अध्याय 3 धातु और अधातु में आपका स्वागत है। अगली अभिक्रिया है कि धातु अधातु से कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन देके और अधातु इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिकों में एक धनायन होता है धातु और ऋणायन होता है अधातु। इन दोनों के मध्य जो बल होता है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है जो बहुत मजबूत होता है। इसी कारण आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में ज्यादा पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हो 281, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देके Na+ बना देता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 287, मतलब बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये Na से 1 इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बना देता है। तो Na इसके ऊपर ये बिंदु करके लिखते हैं, ये बताता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो Na 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, इससे Na+ बन जाता है, Cl- बन जाता है और इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। इससे सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। दूसरा उदाहरण मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए Mg2+ बनाता है, जिसे मैग्नीशियम धनायन कहते हैं। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेके Cl- बनाता है, जिसे क्लोराइड ऋणायन कहते हैं। अब Mg2 क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देके Mg2+ आ जाए और क्लोरीन अपना अष्टक पूरा कर लेता है और 2 क्लोरीन परमाणुओं से संयोग करता है, इससे मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। और इसके उदाहरण NaCl, LiCl, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इनमें पहले धातु को लिखा जाता है और फिर अधातु को लिखा जाता है। अब प्रश्न कैसे? आयनिक यौगिकों के गुण। धनायन और ऋणायन के मध्य बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस और भंगुर होते हैं। इनका जो आयनिक बल होता है दोनों के आयनों के बीच में बहुत मजबूत होता है, इसलिए ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि इनके आयनों के मध्य मजबूत आकर्षण बल होता है और उसको तोड़ने के लिए बहुत सारी उनको ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाके वो गलते हैं या उबलते हैं, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक तो जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं और ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉन का संचरण नहीं हो पाता है। जलीय अवस्था में विद्युत के चालन करते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 अध्याय 3 धातु और अधातु में आपका स्वागत है। पाठ के अंदर जो प्रश्न दे रखे हैं अनसॉल्व। पहला प्रश्न है, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखी। हमें इसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना लिखनी है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 11 ही प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देगा, या 7 ले सकता है। 7 लेना अधिक कठिन कार्य, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करिए, धनायन बना ले Na+ 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब Na+ को N के ऊपर एक बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं ताकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दूसरा है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6, मतलब 8 परमाणु क्रमांक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में इसलिए O2- आ जाता है। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें मैग्नीशियम का लिखना था, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 282, मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के लिए 2+ बनाता है।
इसके ऊपर 2 बिंदुओं के द्वारा इसको दर्शाते हैं। दूसरा प्रश्न था Na2O और MgO का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा निर्माण दर्शाइए। तो Na प्लस होता है, Na प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 2 Na एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देके Na2O बना लेता है। Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो एक Mg एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसे Mg2 प्लस और ऑक्सीजन 2 माइनस बन के MgO बनता है। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया था कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो हम जानते हैं कि आयनिक यौगिक धनायन और ऋणायन के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इनको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी होती है, इसलिए इसका गलनांक उच्च होता है। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 धातु और अधातु पाठ में स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। हमने धातुओं के बारे में तो पढ़ लिया, अधातुओं के बारे में पढ़ लिया। तो धातु अयस्क के रूप में धरती से प्राप्त होते हैं। और अयस्क किसे कहते हैं? पृथ्वी की भू पर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली यौगिक जिनमें कोई विशेष धातु काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है, अयस्क कहलाते हैं। जमीन में से निकलता है, धरती में से, और कोई एक धातु या 2 धातु उसमें अधिक है तो वो अयस्क कहला देता है। फिर इनको उस अयस्क में से धातु कैसे प्राप्त करते हैं, इसे निष्कर्षण कहते हैं। अयस्क से धातु को प्राप्त करना निष्कर्षण कहलाता है। अब हम जानते हैं कि धातुओं की सक्रियता अलग अलग होती है। कुछ धातु अधिक क्रियाशील, कुछ मध्यम और कुछ बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो इन तीनों के निष्कर्षण की विधियां अलग अलग होती है। पहली है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। जो कम क्रियाशील है उनका। कम क्रियाशील धातुओं के धातु ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर धातु प्राप्त हो जाते हैं। हम जानते हैं कम क्रियाशील है तो केवल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अयस्क के रूप में धातु ऑक्साइड के रूप में पृथ्वी में पाए जाते हैं और इनको गर्म करने से हमें धातु प्राप्त हो जाती है। जैसे सीनाबार पूछा जाता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है? HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड को वायु में गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड, वायु में हम जैसे ही गर्म करेंगे तो मर्क्यूरिक सल्फाइड से मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है और अधिक गर्म करने पर हमें मरकरी प्राप्त हो जाती है, जिसकी अभिक्रिया 2HCl + 3O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, HgO मरकरी ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती। अब इस मरकरी ऑक्साइड को और गर्म किया जाता है तो हमें मरकरी और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार हम कॉपर का भी उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा है धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में मध्यम में स्थित धातु का निष्कर्षण। वे धातु जो मध्यम क्रियाशील है, न ज्यादा है न कम है। मध्यम क्रियाशील कौन है? Fe आयरन, जिंक, Pb लेड, Cu कॉपर। प्रकृति में धातु सल्फाइड या धातु कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। मध्यम क्रियाशील वो या तो धातु सल्फाइड बनेगा या धातु कार्बोनेट बनेगा। जैसे FeS बना लिया, FeCO3 बना लिया, ZnS बना लिया, ZnCO3 बना लिया। धातु सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसे भर्जन कहते हैं। तो धातु सल्फाइड को भर्जन के द्वारा प्राप्त करने मतलब अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर। और धातु कार्बोनेट को सीमित वायु मतलब सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसे निस्तापन कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है धातु सल्फाइड को किस विधि द्वारा अलग किया जाएगा? धातु ऑक्साइड में बदला जाएगा, भर्जन। और धातु कार्बोनेट को किस विधि के द्वारा धातु ऑक्साइड में बदलेंगे? निस्तापन। अभिक्रिया ZnS + 3O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में तापन किया, ZnO मतलब धातु ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, जिसे भर्जन कहेंगे। और जिंक कार्बोनेट होता है, उसे कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, इसे निस्तापन कहते हैं। धातु ऑक्साइड हमें अब धातु कार्बोनेट या धातु सल्फाइड से हमें भर्जन और निस्तापन के द्वारा धातु ऑक्साइड तो प्राप्त हो गया। अब इस धातु ऑक्साइड में कार्बन जैसे अपचायक मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकालने वाले, आपने पहले पढ़ा है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में, डालकर धातु प्राप्त किया जाता है। ZnO + C, इसे क्या बढ़ा? Zn और CO मतलब जिंक का तो क्या हो गया? अपचयन हो गया और कार्बन का उपचयन हो गया, क्योंकि जिंक में से ऑक्सीजन निकल गई। अब थर्मिट अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड को उनके अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापित कर धातु प्राप्त किया जाता है। ये दूसरी विधि है, जिंक ऑक्साइड को या धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। इसमें हम क्या करेंगे? विस्थापन अभिक्रिया करेंगे। जिंक ऑक्साइड से अधिक क्रियाशील धातु इसमें डाल देते हैं। वो डालने पर वो क्या करेगा? जिंक को प्रतिस्थापित कर लेगा और खुद का ऑक्साइड बनेगा और जिंक मुक्त हो जाएगी। जैसे उदाहरण मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 है में
अधिक क्रियाशील एल्यूमिनियम चूर्ण डाल दें। हम जानते हैं मैग्नीज से एल्यूमिनियम ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, वो इस पर डालने पर यह करेगा मैग्नीज ऑक्साइड में से मैग्नीज को विस्थापित करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। तो ये विस्थापन अभिक्रिया जो होती है इसमें वो अत्यंत ऊष्मा सेपी होती है, बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, इसलिए धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है। उदाहरण थी MnO2 प्लस एल्यूमिनियम मिलाने पर मैग्नीज अलग हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 की एक महत्वपूर्ण अध्याय 3 धातु और अधातु की महत्वपूर्ण अभिक्रिया है थर्मिट अभिक्रिया, और जो अभिक्रिया नाम से होती है उनके बारे में प्रश्न बोर्ड क्लास में लगभग पूछा ही जाता है। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? हम जानते हैं कि मध्यम क्रियाशील धातु ऑक्साइड में से ऑक्साइड को विस्थापित करने के लिए हम उसमें अधिक क्रियाशील धातु डालते हैं। जब हम आयरन ऑक्साइड के अंदर आयरन से अधिक क्रियाशील एल्यूमिनियम मिलाकर इसका विस्थापन अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे हमें आयरन प्राप्त होता है, तो यह जो अभिक्रिया होती है अत्यंत ऊष्मा सेपी होती है, मतलब बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। इससे जो विस्थापित आयरन है वो हमें क्या है, गलित अवस्था में प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अब ये गलित अवस्था में प्राप्त होता है। इसलिए क्या हम रेल पटरियों को जोड़ने के लिए उनके बीच में इसको डाल देते हैं, मशीनी पुर्जों के दरारों को जोड़ने में इसे डाल दिया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब समझते ये अभिक्रिया होगी कैसे। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्राप्त हुआ, इसमें हमने इस आयरन से अधिक क्रियाशील एल्यूमिनियम डाला। ये डालते क्या होगा कि एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित कर देगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा और आयरन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस अभिक्रिया होने पर बहुत सारी ऊष्मा प्राप्त होती है, और इस ऊष्मा से जो हमें आयरन प्राप्त होता है वो पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। तो इसे हम क्या करते हैं, पटरियों की दरारों के बीच में डाल देते हैं, तो उसमें हमें बाहर से ऊष्मा देने की जरूरत नहीं पड़ती और आयरन पिघला हुआ ही प्राप्त होता है, उसको हाथों हाथ जोड़ा जा सकता है। या मशीन पुर्जों में कहीं दरार है तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फेरिक ऑक्साइड डालेंगे और उसमें एल्यूमिनियम डाल के उसके ऊपर डाल देते हैं। इससे उससे आयरन हमें गलित अवस्था में प्राप्त होता है और उसके ऊपर दरारों को भरा जा सकता है। ये प्रश्न लगभग पूछे जाने वाला प्रश्न है। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु और अधातु में आपका स्वागत है। अब एक संसारण के बारे में आप पहले पढ़ चुके, लेकिन इसके बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से एक प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में मिलता है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर यह काले रंग का क्यों हो जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा। हम जानते हैं कि सिल्वर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाते हैं जो काले रंग की होती है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की परत क्यों बन जाती है? तो इसका उत्तर होता है, कॉपर को जो वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट CuCO3 की परत बना देता है जो हरे रंग का होता है। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि संसारण से धातु की सुरक्षा कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम इसको वायु से डिस्कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन द्वारा, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा और मिश्र धातु बनाकर। अगला प्रश्न पूछा जाए, यशद लेपन किसे कहते हैं? तो लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता मतलब जिंक, दोनों एक ही नाम है, जिंक को जस्ता भी कहा जाता है, कि परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। और प्रश्न पूछा जाता है कि शुद्ध लोहा नरम होता है, लेकिन यदि इसमें कार्बन 0.05% बहुत कम मिला दे तो ये कठोर हो जाता है। शुद्ध लोहा बहुत नरम होगा, लेकिन कार्बन मिलाने पर एकदम कठोर हो जाता है। स्टेनलेस इस्पात में कौन सी धातु होते हैं? लोहा एवं निकेल को और क्रोमियम, इन तीनों को मिलाकर स्टेनलेस इस्पात बनाया जाता है। शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बना सकते? शुद्ध सोने को 24 कैरेट सोना भी कहते हैं, जो काफी नरम होता है। इसके आभूषण नहीं बनते, तो इसमें कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा एवं चांदी की अशुद्धि मिलाई जाती है। यदि 24 में से 2 भाग अशुद्धि और 22 भाग शुद्ध सोना हो तो इसे 22 कैरेट सोना कहते हैं, जिसके बाद में आभूषण बनते। अमलगम किसे कहते हैं? किसी मिश्र धातु में एक धातु मरकरी या पारद हो, मतलब दूसरा या तीसरा 3 हो तो 2 अलग हो सकती है। यदि एक मरकरी मिलाया गया तो उसे अमलगम कहा जाता है। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु और अधातु के महत्वपूर्ण प्रश्न में आपका स्वागत है। मिश्र धातु पीतल के अंदर कौन से धातु पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा तांबा और जस्ता। तांबा Cu जिसे कॉपर भी कहते हैं, जस्ता जिसे जिंक भी कहते हैं, जेडन, इन दोनों को मिलाने पर पीतल बनता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। कांसे में कौन कौन से धातु पाए जाते हैं?
तो कॉपर के अंदर यदि टिन एसएन मिला दिया जाए तो कांसा बनता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सोल्डर किसे कहते हैं? सीसा पीबी प्लस टिन एसएन को मिलाकर सोल्डर का निर्माण किया जाता है। अब इसका निर्माण क्यों करते हैं कि इन दोनों से मिलाने से जो मिश्र धातु सोल्डर बनता है उसका गलनांक बहुत कम होता है, थोड़ी सी गर्मी में वो ताप पर गल जाता है। तो इसका उपयोग क्या करते हैं, तारों को जोड़ने के लिए हम जो सोल्डिंग करते हैं उसमें किया जाता है। थोड़ी सी इस धातु को गर्मी मिलने पर ही उन दोनों को जोड़ देता है, या मशीनों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। जो मशीनों में दरार होती है उनमें जोड़ने में काम किया जाता है। एक प्रश्न है, Zn Mg और Cu की धात्विक ऑक्साइड होंगे, इन तीनों की धातु ऑक्साइड है कि Zn Mg और Cu से अभिक्रिया कैसे होगी? तो ZnO में Zn मिलाने पर कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी क्यों, दोनों धातु समान है। Mg मिलाने पर क्या होगा कि Mg जिंक से ज्यादा क्रियाशील है इसलिए विस्थापन अभिक्रिया होगी। कॉपर ZnO में मिलाने पर जिंक से कम क्रियाशील है, कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। MgO में Zn कम क्रियाशील होने से कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। MgO में Mg मिलाने पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और कॉपर भी कम क्रियाशील है, नो रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड में जिंक मिलाने पर जिंक ज्यादा क्रियाशील होने के कारण उसको विस्थापित कर देगा। धन्यवाद।